हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो PYQ सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का CBSE का जो 2018 वाला क्वेश्चन पेपर था उसको। तो उसमें सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों की ही क्वेश्चंस क्या थे, कॉमन थे, एक जैसे क्वेश्चंस थे, बस सीरियल नंबर इधर उधर था। तो हम लोग सारे के सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक सेट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेट 1 के अकॉर्डिंग। अब बात यह है कि अभी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है या फिर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। किसके कंपैरिजन में? जो पुराने पेपर्स होते थे उनके कंपैरिजन में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये वाले पेपर सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे रिविजन है, वो तो इन्हीं के थ्रू होगा, है ना। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होने से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे रिविजन है, वो साथ ही साथ चलता रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए ये भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे हमारे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में अलग अलग लेंथ के, अलग अलग मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम अकॉर्डिंगली कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम आंसर कैसे देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर कैसे देंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आंसर कैसे देंगे। और प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बात हमको और भी ध्यान में रखनी है, जो एक छोटी सी टिप है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब भी क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले जो 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है उसमें तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले आता है, अच्छे से आता है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करेंगे। जो पहले आते हैं उनको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी बात यह है, क्योंकि आपके पेपर में जो भी बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जनरली हम सोच लेते हैं कि ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, हमको नहीं आते होंगे, लेकिन उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो आप उनको सॉल्व करके आएंगे। जितना आपको आता है उतना सॉल्व करके आएंगे तो आपको उन क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें उतने अटेम्प्ट करके आएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सो 2018 के साइंस के फिजिक्स पोर्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट 1 के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 5। सेट 2 एंड सेट 3 के लिए भी ये क्वेश्चन कॉमन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है तो कौन कौन से मिरर्स हो सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव मिरर। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है शुरू में ही। फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? तो आपसे बोला जा रहा है कि और आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, जो इमेज फॉर्म होकर आएगी उस मिरर के थ्रू वो कैसी होनी चाहिए? इरेक्ट और डिमिनिश्ड होनी चाहिए हर पोजीशन के लिए। तो आपको उस मिरर का टाइप बताना है, कौन सा मिरर यहाँ पर बात की जा रही है उसकी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको इसके लिए एक लेबल्ड रे डायग्राम भी बताना है, दिखाना है, शो करना है कि आप कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिस भी क्वेश्चन में आपके पास में आपको डायग्राम बनाना होता है या फिर आप बना के आना चाह रहे हैं तो डायग्राम कम से कम इतना साफ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन तो होना चाहिए कि वो सामने वाले को पढ़ने में आए, यानी कि समझ में आए। दूसरी बात ये है कि लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, यानी कि आप हर चीज़ का उस पर नाम लिख कर आइए। अगर आप उसमें नाम नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ें पता हैं जो भी आप उस डायग्राम के थ्रू बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले तो ध्यान में कीजिए कि हमारे पास में 2 स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव मिरर में हमको पता है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज फॉर्म होती है, यानी कि जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीट होती हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप लोग प्लेस करेंगे आपके पास में वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बन के आएंगी, यानी कि जो यहाँ पर रेस बनी होंगी वो अपीयर टू मीट होंगी या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होंगी फ्रॉम अ पॉइंट, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो 2 रे डायग्राम्स हमने इसके लिए बनाए हैं जो कि हमारे जो आंसर है उसको सपोर्ट करेंगे या बताएंगे कि हाँ कॉन्वेक्स मिरर इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में जहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो आप वहां पर क्या आंसर कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये तो आपका आंसर हो गया इसका। साथ ही साथ रे डायग्राम्स में जो पहले वाला डायग्राम है उसमें हमने क्या करा है कि ऑब्जेक्ट को इस मिरर के पोल और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं पर भी प्लेस करेंगे तो जो यहाँ पर इमेज बन के आएगी वो कैसी होगी? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी या फिर वर्चुअल इमेज होगी। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जो ए बी के थ्रू हमने डिनोट किया है
और ये हमारे पास में जो a डैश b डैश के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ये क्या बन के आ रही है, इमेज बन के आ रही है। ठीक है, सेकेंड इमेज यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस्ड किया है तो यहाँ पर भी जो इमेज है वो रियल इमेज नहीं है, यानी कि जो ये रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, जबकि क्या हो रहा है, ये अपीयर टू मीट है या फिर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों ही रे डायग्राम्स हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए देख लिए और इसका आंसर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा सेट 1 का फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमको पता है 2 सिंपल से लॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो कौन कौन से हैं। पहला लॉ तो यही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टेड सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। तो आपको ध्यान में होगा जब भी हम रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट या फिनोमिनन पढ़ते हैं, जैसे कि आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है आपकी टेक्स्ट बुक्स में जिसमें एयर और ग्लास स्लैब दोनों की बात की गई है और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन को समझाया गया है ना। तो चाहे तो आप एग्जाम में ये वाला डायग्राम बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे, सीधे सीधे अगर 2 लॉज भी लिख कर आएंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे समझने के लिए देखिए 2 मीडियम से, मान लिया नंबर 1 मीडियम, नंबर 2 मीडियम, यहाँ से लाइट रे जा रही है और इस मीडियम में जा रही है। अब अगर एयर से ग्लास की तरफ जाएगी यानी कि रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिनन हो जाएगा, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। यानी कि जब जो लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये हमारी एमर्जेंट रे हो गई। और ये वाला जब आप देखिए सेकंड मीडियम से फिर से वो एयर की तरफ जाएगा, अगर ग्लास से यानी कि जो डेंसर मीडियम है उससे रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। यहाँ पर देखिए जो इंसिडेंट रे है, जो हमारे पास में रिफ्रैक्टेड रे है और जो हमारे पास में नॉर्मल है वो सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहला वाला लॉ तो ये हो गया। सेकंड लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो ये वाला जो लॉ है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा स्नेल्स लॉ। तो कभी कभी एग्जाम्स में इसके नाम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ को आप लोग डिफाइन कर दीजिए, तो तब आप यही वाला सेम टू सेम जो डेफिनेशन है उसको क्या करके आएंगे, लिख कर आएंगे, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आप लोग लिख कर आएंगे। तो देखिए इसमें आप बोलेंगे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन medium 2 is equal to the ratio of the refractive index of medium 2 to that of 1। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसके लिए देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर हम साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंगल के लिए करते हैं यानी कि I1 या फिर I2 भी ले सकते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ पर इंसिडेंस एंगल साइन I अपॉन साइन R ले लेते हैं, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा जो सेकंड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि जिसको हम N2 के थ्रू डिनोट करते हैं, अपॉन जो फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि N1। तो इन दोनों का रेशियो ही ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों लॉज क्लियर हो गए रिफ्रैक्शन की। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास में था एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो आपको किसी भी मीडियम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है, तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है किस किस का, जो मीडियम हमने लिया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसके साथ में, जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ में। तो आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एन वैक्यूम अपॉन एन मीडियम। अब नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के साथ में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रिलेशन बताना है। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल टू होता है C अपॉन V के। अब ये यहाँ पर C और V के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर C के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो आप इसको भी लिख कर आएंगे एग्जाम्स में कि यहाँ पर हम टर्म्स किस किस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और साथ में V के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम हमने लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से इन दोनों का ही रिलेशन और पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो दोबारा से हमको क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि आपको चॉइसेस दी गई हैं, जो क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जहां पर आपको चॉइसेस दी गई हो, वहां पर आप किस टाइप के क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, एक में एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, दूसरे में न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, अगर आप न्यूमेरिकल करने में कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि आपको अच्छे से आता है, तो आप न्यूमेरिकल वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसमें सारे के सारे स्टेप वाइज ही आप जैसे जैसे करते हुए जाएंगे आपको उसके मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन करने में और न्यूमेरिकल करने में आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़ता है, आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, इसमें बच जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का ही है। अगर आपको ये वाला आता है एग्जाम में तो आप ये वाला करेंगे, अगर आपको इसके पहले वाला आता था तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, सेट 1 में ये क्वेश्चन नंबर 11 में ऑल्टरनेट क्वेश्चन के फॉर्म में है, यानी कि चॉइस के फॉर्म में है। सेट 2 एंड 3 में भी ये कहीं ना कहीं पर पूछा ही गया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस। आप पावर ऑफ अ लेंस से क्या समझते हैं? तो हमको पता है कि किसी भी लेंस की पावर को हम अगर जनरली डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोलते हैं कि उस लेंस में जो कैपेबिलिटी है किस चीज़ की, कि जो रेज है उनको कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की, वही होती है पावर एक लेंस की। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में हम क्या डिफाइन करके आएंगे, हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स ऑफ दैट लेंस। यानी कि हम लोग अगर फॉर्मूले के थ्रू इसको लिखना चाहें तो पावर ऑफ लेंस P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। और अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स में फोकल लेंथ दी गई है लेकिन आपको पावर कैलकुलेट करनी है, तो तब आप क्या यूज करेंगे, आप लोग यूज कर लेंगे 100/f, अगर ये सेंटीमीटर में दी गई है तो इस तरीके से आप पावर ऑफ द लेंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर P के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, पावर को डिनोट कर रहे हैं, F के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, फोकल लेंथ को डिनोट कर रहे हैं। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि राइट इट्स SI यूनिट। तो हमको हमेशा मालूम है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी है, उसके साथ में जो भी वो क्वांटिटी है उसके लिए यूनिट्स भी हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, तो पावर के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है, वो होती है डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D के थ्रू क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट भी ये हो गई। अब बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो दो टाइप के लेंसेज जो एक स्टूडेंट है वो यूज कर रहा है, दोनों के लिए ही हमको उसकी पावर बतानी है। साथ ही साथ कौन सा नेचर है उस लेंस का, कौन सा लेंस वो यूज कर रहा है वो हमको बताना है, यानी कि कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव है वो। ठीक है, तो पहले वाले के लिए अगर हम पावर बताएं P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f1। तो F1 हमको किस में दिया गया है, ये क्योंकि हमको सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। हम ये भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर हम लोग 1/f के थ्रू सीधे सीधे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100/f1, क्योंकि f1 किस में है, ये हमारे पास में है सेंटीमीटर्स में। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 100 कितना सेंटीमीटर है, तो ये है 40 सेंटीमीटर। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 2 4, ये आपके पास में आ गया 2.5 डायोप्टर। और ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। फोकल लेंथ किस में थी, प्लस में थी। तो हमको मालूम है जहां पर भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसका ये मतलब है कौन से लेंस की बात चल रही होगी, बात चल रही होगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पहले वाला पार्ट इसका हो गया। सेकंड वाला हमसे बोला जा रहा है जो सेकंड वाले में है उसकी जो फोकल लेंथ है हमको दी गई है -20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी पावर बताते हैं पहले। P2 इक्वल्स टू हो जाएगा 100/-20, ये सेंटीमीटर में है तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आ गया -5 डायोप्टर। पावर माइनस में आ रही है, फोकल लेंथ माइनस में दी गई है, तो कौन सा लेंस होगा, तो यहाँ पर बात हो रही होगी कॉन्केव लेंस की। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया और इसमें इतने सारे पार्ट्स थे कि आपको अगर कुछ भी पार्ट्स आते हैं तो आप उनको सॉल्व करके आएंगे, आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब चल के देखते हैं। सो हमारे सेट 1 का फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। सेट 2 और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 3 मार्क्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, फर्स्ट है 13.5 ओम एंड सेकंड है 6 ओम। तो आपके पास में 3 रेजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस आपको तीनों का ही सेम टू सेम दिया गया है 9 ओम। उनको आपने कुछ ऐसा
सोचना है कि उनको कैसे ज्वाइन किया जाए कि आपके पास में 13.5 ओम एंड 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलकर आए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करने की कोशिश करेंगे, सीरीज और पैरेलल में तीनों को ही कनेक्ट करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में क्या 13.5 ओम एंड 6 ओम आता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में या फिर नहीं। तो इसको तो आप ओरली या फिर मेंटली ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही सेम टू सेम रेजिस्टेंसेज हैं, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, RS इक्वल टू 3 इंटू R। तो ये आपके पास में हो जाएगा RS इक्वल टू 3 इंटू 9। तो आपके पास में सीरीज में जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 27 ओम। तो ये तो हमसे मांगा ही नहीं गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला ही नहीं गया, हमारे पास में तो 13.5 ओम एंड 6 ओम हमको चाहिए। तो ये तो हो गया रॉन्ग का मतलब कि यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तीनों को ही सीरीज में कंबाइन करने की, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है R अपॉन N, यानी कि जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं तो वो कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास में आ गया 3 ओम। वैसे हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर हमारे पास में अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते तो यहाँ पर भी हमारे पास में 3 ओम आ गया, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ये वाली मेथड भी वर्क नहीं करेगी, यानी कि अगर हम तीनों को पैरेलल में या तीनों को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है। अब हमको सोचना होगा कि हम कैसे करके उनको कनेक्ट कर पाएं या फिर ज्वाइन कर पाएं कि हमारे पास में 13.5 ओम या फिर 6 ओम आ जाए, ठीक है। तो पहले वाला पार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि हमने दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कर लिया ज्वाइन, और जो एक रेजिस्टेंस है उसको इनके साथ में हमने पैरेलल में कंबाइन कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने अमीटर भी जोड़ दिया, ठीक है, और इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा सर्किट बना दिया, बैटरी भी जुड़ गई है। तो ये हो गया, मान लिया करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में कुछ इस टाइप से और इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तीनों ही रेजिस्टेंसेस सेम है, यानी कि 9 ओम एंड 9 ओम। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सीरीज वाले हैं इन दोनों का हम लोग देखते हैं क्या रेजिस्टेंस आता है। तो ये हो गया आपके पास में RS इक्वल्स टू 9 प्लस 9, तो ये हो गया आपके पास में 18 ओम। अब इसका और जो ये पैरेलल में इनके साथ में जुड़ा हुआ है 9 ओम वाला, इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन RS प्लस 1 अपॉन 9 ओम। तो हो गया 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 9। तो आपके पास में आ गया 1 अपॉन RP इक्वल टू ये हो गया 18, यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया 9 2 18, यानी कि 3 अपॉन 18, ये हो गया 3 6 18, यानी कि जो पैरेलल में आपके पास में आ गया है इनका कॉम्बिनेशन वो कितना आ गया है 6 ओम। तो दो को अगर हम लोग सीरीज में रखते हैं और एक को उसके साथ में पैरेलल में रखते हैं तो हमारे पास में 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाता है, जो कि हमसे कौन से पार्ट में पूछा गया था, सेकंड पार्ट में। तो एग्जाम्स में अगर आपसे भी ऐसा कुछ हो जाए कि जो आंसर है वो आपने सेकंड वाले का कैलकुलेट कर दिया है, तो यहाँ पर नंबर चेंज करना ना भूलें, क्योंकि जो भी आप नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं, जब हमको 13.5 ओम चाहिए तो इस तरीके से तो हमने कनेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं कि दो पैरेलल में लेते हैं और उसके साथ में एक सीरीज में ले लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी हम लोग सर्किट बनाएंगे। हमको क्या चाहिए, दो पैरेलल में, यानी कि ये हो गए, मान लिया एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा एक रेजिस्टेंस ये हो गया, इसके साथ में एक हो गया सीरीज में, और ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी आप लोग एक अमीटर भी लगा दीजिए, और ये हम लोग इस जो सर्किट है इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तभी इसमें करंट क्या होगी, फ्लो होगी, ठीक है। यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है मान लिया, और ये हमने पूरा का पूरा सर्किट इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया। अब तीनों की तीनों ही रेजिस्टेंसेस क्या क्या है, 9 ओम एंड 9 ओम। तो सबसे पहले जो ये पैरेलल वाले हैं इनके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, RP इक्वल्स टू R अपॉन N, शॉर्ट फॉर्म। तो क्योंकि दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम टू सेम है, तो R कितना है 9 अपॉन 2, यानी कि ये आ गया आपके पास में 4.5 ओम, ठीक है। थर्ड वाला इनके साथ में क्या है, सीरीज में है, यानी कि RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RP प्लस 9 ओम। तो ये हो गया 4.5 ओम प्लस 9 ओम। तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इन कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा आपके पास में 13.5 ओम। तो यही हो गया आपके फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर इस क्वेश्चन के,
तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिर से हमको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास में चॉइसेस है इस क्वेश्चन के लिए या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से आप उसको एग्जाम में सॉल्व करते हुए आएंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि किसी वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मान लिया ये है कोई रेजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस जिसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो इस वायर के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी, पहले तो ये लिख लेते हैं आर, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम आई लिख रहे हैं एट अ टाइम टी में, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर is directly proportional to नंबर 1 फैक्टर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ द करंट यानी कि आई स्क्वायर, सेकंड हो जाएगा रेजिस्टेंस यानी कि आर, और थर्ड फैक्टर हो जाएगा जिस टाइम में वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रही है, फ्लो हो रही है ये करंट, यानी कि टाइम टी। तो इसका ये मतलब है अगर हम हीट को एच के थ्रू डिनोट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी के। तो अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, एच इक्वल्स टू के आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ के इक्वल्स टू 1 तो ये भी लिख लेते हैं, इफ के इक्वल्स टू 1 यानी कि जो हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया है उसकी वैल्यू अगर 1 हो तो एच इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला भी हो गया जो कि आप अगर कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें भी यूज कर सकते हैं। और एच के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है, एक न्यूमेरिकल है आपके पास में, 2 लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड द अदर 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। तो इस तरीके से 2 आपके पास में लैम्प्स है। पहला ये हो गया जिसका जो आपके पास में पावर दी गई है 100 वॉट और वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट। सेकंड आपके पास में ये हो गया जिसकी आपको जो दी गई है पावर वो कितनी दी गई है 60 वॉट और साथ में वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, ठीक है। जो मेन सप्लाई के साथ में ये जुड़े गए हैं उसको कितना दिया गया है, उसके लिए आपको वो दी गई है उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट। कुछ इस तरीके से इसमें से करंट क्या हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन, जो सप्लाई वोल्टेज है अगर आपको 220 वोल्ट दी गई है। तो इस पूरे ही सिस्टम में जो आपको पूरा का पूरा सर्किट दिखाई दे रहा है इसमें आपको बताना है कि टोटल करंट आई कितना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के थ्रू। अब I1 कहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा। I2 कहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा। हमारे पास में हमको एक रिलेशन पता है कि पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो यहाँ पर से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा कि I इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन V। तो हम I1 एंड I2 इजीली कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो I1 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, P1 अपॉन V1। P1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 100 वॉट और V1 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 220 वोल्ट। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास में आ जाएगा 0.45 एम्पियर्स। वैसे ही I2 दूसरे वाले लैंप के लिए आप लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा P2 अपॉन V2 यानी कि 60 वॉट अपॉन 220 वोल्ट और ये आपके पास में आ जाएगा 0.27 एम्पियर्स। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 यानी कि I1 की वैल्यू कितनी है 0.45 एम्पियर प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 0.27 एम्पियर। तो आपके पास में जो इस पूरे के पूरे सर्किट में से करंट फ्लो हो रही होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.72 एम्पियर्स।
तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेट 1 का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15 फिजिक्स के लिए। सेट 2 और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी, तीनों को ही हम लोग अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं। तो आपको पार्ट ए के लिए बताना है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। तो आपको फैक्टर्स बताने हैं जिसमें जो रेजिस्टेंस होगा किसी वायर का, किसी या फिर कंडक्टर का, वो डिपेंड करता होगा। तो देखिए, मान लिया ये कोई वायर की शेप का कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो मान लिया L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया A है, और जिसकी रेजिस्टिविटी हम लोग रो के थ्रू डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसके लिए रेजिस्टेंस होगा वो किसके, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो आधा तो आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। तो रेजिस्टेंस अगर हम R के थ्रू डिनोट करें तो इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो ये डिपेंड करता है किस किस पे, कुछ फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे, एक तो जो रेजिस्टिविटी होगी उस मटेरियल की, ठीक है, जिसके लिए बात चल रही होगी, जिस कंडक्टर की। दूसरा उसकी लेंथ पे कि कितनी लेंथ है। तीसरा एरिया पे कि कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे, ठीक है। और चौथा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। तो जो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर है इन अ शेप ऑफ वायर, वो 4 फैक्टर, मेजरली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो रेजिस्टिविटी, या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे वो कंडक्टर बना है। तो उसका जैसा भी नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, डिसाइड होगी कि ज़्यादा है या फिर कम है। नेक्स्ट है लेंथ इस कंडक्टर की, नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर के लिए, और लास्ट है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट इसका क्लियर हो गया। पार्ट बी पे चलते हैं। व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बचपन से ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेटल्स की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो गुड कंडक्टर्स क्यों हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम लोगों को मालूम है कि जो मेटल्स होते हैं उनके पास में क्या होते हैं, उनके पास में होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स। अब फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो करंट है वो इजीली क्या हो पाएगी, फ्लो हो पाएगी। तो करंट फ्लोज इजीली। सो इसीलिए जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्लास की, तो जो ग्लास है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, तो सेम टू सेम आप इसी का अपोजिट रीजन देकर आएंगे कि ग्लास डज नॉट हैव फ्री चार्ज कैरियर्स, या फिर आप लिख सकते हैं जो ग्लास है उसके पास में फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। आप कैरियर्स की जगह पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो करंट फ्लो है वो इजी नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं नो करंट फ्लो। अब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी नहीं होगा, यानी कि जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट सी है उसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजंस। तो अलॉयज होते क्या है, दो मेटल्स से, दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स होते हैं उससे मिलकर बनने वाले, या फिर मेटल और अदर एलिमेंट से मिलकर बनने वाले ही जो हमारे पास में मटेरियल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलॉयज कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों इनका यूज होता है, ऐसा क्या इनमें बात है या ऐसा क्या इनका प्रॉफिट है जो ये हीटिंग डिवाइसेस के लिए यूज हो पा रहे हैं। तो ये हीटिंग डिवाइसेस के लिए इसलिए यूज होते हैं बिकॉज जो अलॉयज हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर्स पर भी। तो आप लिख सकते हैं अलॉयज do not oxidized even at very high temperatures। सेकंड इसका ये रोल है कि जो आपकी बुक में टेबल भी दी गई है जहाँ पर आपको जिन जिन मेटल से मिलकर जो एलॉयज बन रहे हैं उनकी रेजिस्टिविटी भी दी गई होगी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स की रेजिस्टिविटी भी दी गई होगी। तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो एलॉयज हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स या फिर मटीरियल्स, ठीक है। इसीलिए अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी इट मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला पता है R = रो
L अपॉन A, यानी कि रेजिस्टिविटी ज्यादा होने पर जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है कि जो हीटिंग है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अलॉयज का यूज किया जाता है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस को बनाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट 1 में फिजिक्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी। तो पहला वाला पार्ट तो क्योंकि आपके अभी का जो सिलेबस है उसमें से कुछ जो पार्ट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, इसलिए उसको हमने हटा दिया है, वो अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन अभी हम इसका आधा ही पार्ट ले रहे हैं, तो इसको हम 2.5 मार्क्स का मान के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, एक्सप्लेन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि क्या रियल में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो हमको ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। तो देखिए मान लिया ये रहा कोई स्टार जो कि इसकी एक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पर मैं इसको लिख भी देती हूँ, ये रही इसकी एक्चुअल पोजीशन, ये बन जाती है इसकी एपेरेंट पोजीशन जो कि हम लोग देख पा रहे होते हैं, ठीक है। और ये रहा मान लिया अर्थ का सरफेस, यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग जो कि ऑब्जर्व कर रहा है वो खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि उसकी आंखों तक इसकी लाइट पहुंच रही है, कुछ इस तरीके से ऐसा मान लेते हैं। ये ह्यूमन बीइंग मैं ही हूँ मान लिया, या फिर आप ही हो ये मान लेते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे मीडियम्स भी होते हैं। तो ये जो स्टार की जो ये पोजिशन थी ये हमको यहाँ पर नजर आता है अपेरेंट पोजिशन पर, क्योंकि ये क्या है हमसे बहुत ज्यादा दूर है, हमारे लिए तो ये एक पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट की तरह ही है। तो क्या होता है जब ये लाइट रेज यहाँ से यहाँ तक आती हैं, फिर अर्थ के सरफेस में या एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, डिफरेंट लेयर से होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू वो होते हुए आती हैं। अब मीडियम्स के थ्रू कोई लाइट रे आ रही है तो हमने सुना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या होती रहती है, वो अलग जो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो चेंज हो जाती है या फिर वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, इतना हमको आइडिया है। तो ये कॉन्सेप्ट या फिर ये जो फिनोमिनन है ट्विंकलिंग ऑफ लाइट का या फिर ट्विंकलिंग इफेक्ट का, वो किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ही रिलेटेड है। अब ये बहुत दूर है स्टार, इसकी जो अपेरेंट पोजीशन जो हमको नजर आ रही है वो क्या नजर आती है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ी सी हाई पोजीशन पर नजर आती है। और वो दूर होने की वजह से बार बार कॉन्टिन्यूसली जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने की वजह से, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इस वजह से कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता रहता है जब तक वो हमारी आंख में पहुंचता है तब तक। तो कभी हमको जो स्टार है वो कुछ ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा, कभी हमको एकदम फेंट या फिर बिल्कुल भी चमकता हुआ या डल चमकता हुआ नजर आएगा, और इसी वजह से वो हमको ट्विंकल जो इफेक्ट है या फिर ट्विंकलिंग जो इफेक्ट है वो होता हुआ पता चलता है, या फिर हमको जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखेंगे, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो मेन तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। फिर देखिए द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher or above than its actual position when viewed near the horizon. Since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates, and the amount of starlight entering the eye flickers, like the star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. तो इस तरीके से 2.5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखते हुए आएंगे। वैसे ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक्स में भी दी गई हैं। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट बी है, यानी कि जो इसका पार्ट ए था वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब ये है कि ये चॉइसेस वाले क्वेश्चन हैं या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं, जिसमें से जो आपको आता है अच्छे से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? विल दिस फिनोमिनन बी ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून? गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी टोटल 5 मार्क्स का था, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में अगर इसको तोड़ेंगे तो ये भी 2.5 के अकॉर्डिंग ही हमको इसका आंसर करना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सन है वो हमको मॉर्निंग के टाइम पे, जिस वक्त सनराइज होता है उस टाइम पे रेडिश कलर का क्यों नजर आता है, एकदम लाल रंग का क्यों नजर आता है? तो हम लोगों को ये बात मालूम है कि जब सनराइज हो रहा होता है उस टाइम पर जो सन होता है वो कहाँ पर होता है? होराइजन पर होता है। अब ये मान लिया ये रहा अर्थ का सरफेस और यहाँ पर रहा एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक ऑब्जर्वर जो यहाँ से देख रहा है सन को। इसको ये एकदम लाल रंग का नजर आ रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है, यानी कि जो सनलाइट की हम बात कर रहे हैं, आपने डिस्पर्जन ऑफ जो लाइट है उसका फिनोमिनन सुना ही होगा। जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी कि विबग्योर में। तो आपसे क्वेश्चन मेनली ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइट हमको मिल रही है सुबह के टाइम पे, ये केवल और केवल रेड कलर की क्यों मिल रही है? अगर हम विबग्योर का कॉन्सेप्ट लें तो हमको लाइट वॉयलेट, ब्लू, येलो कैसे भी कलर की मिल सकती थी, लेकिन ये रेड कलर की ही क्यों मिल रही है? तो जो सन है उस टाइम पर हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, यानी कि हमारे लिए वो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है उस टाइम पर, ठीक है, होराइजन पर है। और हमारे पास में रेड लाइट केवल इसलिए पहुंच पा रही है उस टाइम पर क्योंकि जो रेड लाइट है उसकी जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है? इन सारे ही कलर्स में, यानी कि विबग्योर में जितने भी कलर्स हैं उनमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। अब वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर ये ही पहुँच सकती है अच्छी तरीके से, क्योंकि वेव लेंथ ज़्यादा होने का ये मतलब है कि जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, यानी कि अदर कलर्स की कंपैरिजन में तो कम ही होगी। तो इसीलिए जो सन है जब वो होराइजन पर होता है सुबह सुबह के टाइम पे, जब सनराइज हो रहा होता है, तो वो हमको रेडिश कलर का नजर आता है, ना कि ब्लू कलर का, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर में आप लिखेंगे द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग और व्हेन इट इज नियर द होराइजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटर वेवलेंथ of red color than any other color. Since more the wavelength, less the light scatters. Therefore, during sunrise, only red color, which is least scattered, is transmitted through Earth's atmosphere more quickly than others, and it looks almost reddish in color. अब आपसे नेक्स्ट में ये पूछा जा रहा है कि कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको मून के सरफेस पर भी क्या सन ऐसा ही नजर आएगा, रेडिश कलर का ही नजर आएगा सनराइज के टाइम पे? तो आप इसका आंसर देंगे नो, क्योंकि ये जो फिनोमिनन है वो वहां पर ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता एस्ट्रोनॉट के द्वारा, क्योंकि जो मून का सरफेस है वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो जो सन का कलर है वो डार्क ही नजर आएगा मून के सरफेस से, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नो, दिस फिनोमिनन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून सरफेस एंड दस नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं और आप अपने अदर वर्ड्स में जैसा भी आप एक्सप्लेन करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेट 1 का फिजिक्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21, जिसके 3 पार्ट्स हैं ए, बी एंड सी, और टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। सेट 2 एंड सेट 3 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके हम इन तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे बोला गया है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को स्टेटमेंट देना है या बताना है। तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स left hand rule, we have to stretch our thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Then our forefinger will show the direction of magnetic field. Our middle finger will show the direction of current and our thumb will show the direction of the motion or force acting on that conductor. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये सब हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए लिखा भी है, आपकी बुक्स में भी दिया गया है, तो आप उसके थ्रू भी इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बनाना चाहें, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ड्राइंग का यहाँ पर इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है, बस आपको शो करना है एग्जामिनर को कि आपको ये चीज़ आती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर थंब बना देंगे, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, और वो कौन कौन सी डायरेक्शन शो कर रहे हैं ये आप बता देंगे। या फिर अगर आपसे ये नहीं बनता है तो आप सिंपल सा एक रे डायग्राम बना देंगे। यहाँ पर ये शो कर देंगे कि जो हमारा थंब है वो क्या बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। जो हमारी मिडिल फिंगर है वो क्या बता रही है, तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है। और साथ ही साथ जो हमारी फोर फिंगर है वो क्या बता रही है, वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और यहीं से आपका जो ये हमको क्वेश्चन पूछा गया था इसका जो पार्ट ए था वो सॉल्व हो जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
सो इस क्वेश्चन का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट बी, उसमें हमसे बोला गया है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल देना है, केबल और केबल। चाहे तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक करंट कैरिंग कॉइल को रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है। तो इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर क्या वर्क करने लगता है, एक फोर्स वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से जो ये करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये क्या होने लगती है, रोटेट होने लगती है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वर्क करती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या फिर जो भी हम घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इस टाइप की जहाँ पर भी मोटर्स की ज़रूरत होती है, तो उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लिख कर आएंगे द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर स्टेट्स दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द कॉइल बिगिंस टू रोटेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। अब चलिए देखते हैं इसका पार्ट सी। इस क्वेश्चन के पार्ट सी में हमसे बोला गया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के 3 पार्ट्स के फंक्शंस आपको बताने हैं। पहला पार्ट है आर्मेचर, सेकंड पार्ट है ब्रशेस, तीसरा पार्ट है स्प्लिट रिंग्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में जो एक आयरन कोर होता है, जिस रेक्टेंगुलर आयरन कोर होता है, जिसके चारों ओर कॉपर वायर को रैप्ड किया जाता है या वाउंड किया जाता है, ताकि ये वायर क्या ना हो, उलझे ना, और सही तरीके से इसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो पाए, इस पर कुछ असर हो पाए, इफेक्ट हो पाए, जिस वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पर वर्क करने लगे। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके थ्रू उसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। तो यही आयरन कोर क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ये ब्रशेस हैं, ये ब्रशेस कार्बन ब्रशेस होते हैं, स्टेशनरी इन नेचर होते हैं, और ये स्प्लिट रिंग और बैटरी को साथ में कनेक्ट करने का क्या करते हैं, काम करते हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, तो किसी भी मोटर में क्या होता है ना कि जो करंट फ्लो हो रही होती है वो हाफ रोटेशन के बाद वापस से इधर की तरफ को आती है। मान लिया इधर गई फिर इधर की तरफ, तो करंट फ्लो इस तरीके से होगा। अब इस तरीके से होगा तो सोचिए जो हमारी मशीन्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो इस तरीके से अगर वर्क करेंगी, आधा इधर गया फिर आधा इधर आया, आधा इधर गया आधा इधर आया, तो क्या जो हमारे घर में मशीन्स होती हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, फैन हो गया, या अदर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, तो क्या वो अच्छे से वर्क कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। वो इस तरीके से सर्कुलर जो पूरा का पूरा सर्किल पूरा करती हैं वो कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, जो करंट फ्लो हो रही होती है उस पूरे के पूरे सर्किट में, उसकी हाफ रोटेशन के बाद जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स करने का काम करते हैं, ताकि अच्छे से इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर पाए, वर्क कर पाए। ठीक है, तो आर्मेचर के लिए आप क्या लिखेंगे, अ रेक्टेंगुलर आयरन कोर रैप्ड विद अ कॉपर वायर और कॉपर कॉइल हेल्प्स टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एंड टू जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Brushes, these are carbon brushes which are stationary in nature and used to connect split rings to the battery. Third, split ring, these are used to reverse the direction of current flowing after each half rotation. और चाहें तो आप लास्ट में ये डायग्राम बना के इस तरीके से शो भी कर सकते हैं कि कौन कौन से जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं इलेक्ट्रिक मोटर के, उनको आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो और किस तरीके से शो कर रहे हो। चाहें तो, नहीं चाहें तो आप इजीली बस उनको सिंपल सा उनका फंक्शन बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में उतना ही पूछा गया है और आप उतना भी लिख कर आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेट 1 का फिजिक्स का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, और सेट 2 और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2 मार्क्स का। क्वेश्चन बहुत बड़ा नजर आ रहा है तो हम देख के घबरा भी सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4.0 सेंटीमीटर। तो जो जो गिवन है वो भी हम साथ में नोट करते हुए चलेंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट HO कितनी दी गई है, 4.0 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 30 cm from the optical center O of a convex lens of focal length 20 cm। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको दे दिया गया है, आपको ये भी दे दिया गया है कि जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, 20 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O टू F एंड
2f डैश। तो डबल का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2f के लिए क्या हो जाएगी, ये पूरी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है वो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O से प्लेस्ड किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो ये बन रहा, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया होगा वो कहाँ पर किया होगा, f डैश एंड 2f डैश के बीच में ही किया होगा, क्योंकि ये तो पूरा 40 है, ये इतना 20 है, तो इन दोनों के बीच में ही तो 30 सेंटीमीटर कहीं पर आएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला हमने ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से प्लेस किया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट प्लेस यहाँ पर हो गया, इतनी सारी बातें हमको पता चल गई। अब ऑब्जेक्ट की जो ऑप्टिकल सेंटर O है उससे डिस्टेंस हमको कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस को हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। साथ ही साथ और क्या गिवन है, तो फोकल लेंथ f की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है, कितनी, 20 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस है जिसका प्रिंसिपल फोकस कहाँ की साइड होता है, राइट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर हम सारी डिस्टेंसेस किस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कितना ले लिया है, +20 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्या बोला जा रहा है, आगे हमसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो रे डायग्राम भी हम ऐसे ही धीरे धीरे बनाते हुए चलेंगे, ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। और ये भी एक लेबल डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है, यानी कि नाम देकर आना है उस डायग्राम में जो जो भी आप चीजें शो कर रहे हो उनको, तभी एग्जामिनर को समझ में आ पाएगा कि आपको पता है कि आपने जो डायग्राम बनाया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए आगे आपसे बोला जा रहा है मार्क ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑन द डायग्राम। तो वो भी हम लोगों ने बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस F भी हमने दिखा दिया है। साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जहां पर हमको रेशियो बताना है साइज ऑफ द इमेज का, किसके साथ में, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इसमें हमको साथ ही साथ ये भी जो बताना है कि जो पोजीशन बन रही है और जो साइज है इमेज का वो कहाँ पर होगी। तो उसके लिए हमको कुछ कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे कि जो इमेज बन रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर पर है, यानी कि v की वैल्यू। साथ ही साथ हमको इमेज का साइज तो चाहिए ही चाहिए, हाइट है ना, hi की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी होगी। तो एक एक करके हम उनको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लेंस फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -1/-30 इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। f की वैल्यू भी हमको पता है, तो 1/v ये हो जाएगा आपका प्लस में 1/30 इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू कितनी है, ये है 20। तो यहाँ पर से आप सॉल्व करिए, 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा 1/20 माइनस 1/30, यानी कि ये आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा 1/60। तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O। अब इसका क्या मतलब होगा, 20 तो यहाँ पर हो गई, 40 यहाँ पर हो गई, तो इसका मतलब है कि इमेज थोड़ी इसके भी आगे बन रही है, यानी कि 2f के बाद बन रही है, यानी कि टोटल कितनी हो गई है, 20 + 20 + 20, यानी कि 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन गई। इतनी बात हमको पता चल गई। अब हमारे पास में v की वैल्यू आ गई, हमारे पास में u की वैल्यू है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इमेज की हाइट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = hi/ho, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। तो इसके थ्रू ही हम कैलकुलेट करेंगे। तो hi = हमारे पास में हो जाएगा v/u इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ho। सो hi इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 60 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -30 सेंटीमीटर। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 × 2 = 6, यानी कि ये आपके पास में आ गया -8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये दिखा रहा है कि जो इमेज है वो बिलो द एक्सिस बन रही है, ठीक है। और हाइट भी हमको पता ही चल गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो जो हम इमेज बनाएंगे वो कैसी बनेगी, वो बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में बिलो द एक्सिस, और इसकी हाइट कितनी है, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का रेशियो, यानी कि जो साइज ऑफ द इमेज है और उसका किसके साथ में, साइज ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ho के साथ में। तो hi/ho, यानी कि -8/ho कितना है, 4 है, तो ये आपके पास में आ गया
2। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसके थ्रू हमको क्या क्या पता चल गया कि जो इमेज है वो बन जा रही है इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका नंबर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 2, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हमसे जो रेशियो मांगा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया और साथ में हमने पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज भी बता दिया। और इस तरीके से फिर उसके बाद हम रे डायग्राम बना लेंगे, जैसे कि हमने बात की थी कि जो हम ऑब्जेक्ट है वो प्लेस कर रहे हैं 2f' और f' के बीच में, क्योंकि 30 सेंटीमीटर इनके बीच में ही आ रहा है। यहाँ से हम लोगों ने जब रे डायग्राम बनाया तो हमको पता चला क्वेश्चन की जो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमको ये पता चला कि उसका जो इमेज का साइज होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। नेगेटिव साइन के साथ में आ रहा था, इसलिए इमेज क्या बन गई, इन्वर्टेड बन गई। साथ ही साथ जब हमने इन दोनों का रेशियो किया तो नेगेटिव साइन के साथ में मैग्नीफाइड इमेज बनती हुई हमको नजर आई, यानी कि रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर इस तरीके से बन गई, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे आज के डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 के फिजिक्स पोर्शन का, वो है क्वेश्चन नंबर 27। सेट 2 और सेट 3 के लिए भी क्वेश्चन कॉमन है। जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर। तो जो करंट एक रेजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो ये आपको वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यूज दी गई हैं, उसके साथ में जो करंट फ्लो हुई है उनकी वैल्यूज दी गई हैं एक टेबल के थ्रू। आपको बताना है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है वी और आई के बीच में। देन उसके बाद भी आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द रेजिस्टर। तो इस ग्राफ के थ्रू ही आपको रेजिस्टेंस आर भी बताना है उस रेजिस्टर के लिए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। यानी कि अगर हमारे पास में V और I की वैल्यू है तो हम रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन I के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के बीच में। देन स्लोप इसका जो हम लेंगे उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, गिवन रेजिस्टर, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज यहाँ से देखते रहेंगे और अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ भी बना दिया है जो वैल्यूज हमको दी हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए हमने y एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में ऊपर की तरफ को लिया है, x एक्सिस में हमने करंट I यानी कि एम्पियर्स में इधर साइड को ली है। तो पहले हमको प्लॉट करना है 0.5 एंड 0.1, यानी कि जो वोल्ट्स में है वो कितना है, 0.5 है 0.1 एम्पियर करंट के लिए। तो ये हो गया हमारे पास में 0.5 के लिए, ठीक है। वैसे ही 0.2 एम्पियर्स के लिए है 1.0 वोल्ट्स, ठीक है। वैसे ही 0.3 के लिए है 1.5 वोल्ट्स। वैसे ही 0.4 के लिए है 2.0 वोल्ट्स और 0.5 के लिए है 2.5 वोल्ट्स। तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पर। 0.6 के लिए है 3.0 वोल्ट्स और 4.0 0.8 के लिए है, तो 0.8 का यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं। और 1.0 के लिए है 5.0 पर कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ग्राफ तो हमारे पास में आ गया है, अब हमको क्या पता करना है, इसका स्लोप पता करना है। कोई भी 2 पॉइंट्स आप ग्राफ में ले लोगे तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। और उसके थ्रू ही आप R इक्वल्स टू V अपॉन I का फॉर्मूला यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हो, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टर का। तो मान लिया हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, कुछ यहाँ पर वाले, ये कौन से पॉइंट्स थे, तो ये पॉइंट्स हैं ये वाले, यानी कि 2.5 वोल्ट्स वाला और यहाँ पर है ये 0.5 वाला, ठीक है। और ये वाला है 2.0 वाला और ये किसके साथ में है, तो ये है 0.4 के साथ में। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा R इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स है, यानी कि V की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से, 2.5 माइनस 2.0। तो ये हो गया 2.5 वोल्ट माइनस 2.0 वोल्ट अपॉन I की वैल्यू यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए 2 पॉइंट्स है, 0.5 माइनस 0.4। तो ये हो गया आपके पास में 0.5 माइनस 0.4 इतना एम्पियर्स। सो R इक्वल्स टू आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ गया 0.5 और ये आपके पास में कितना आ गया 0.1, यानी कि आपके पास में आ गया 5 ओम्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमने V और I के बीच ग्राफ भी प्लॉट कर दिया और उसी ग्राफ के थ्रू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर के लिए, और वो कितना आया 5 ओम्स, उसकी वैल्यू आ गई,
आज हम लोगों ने अपने 2018 के साइंस के फिजिक्स पोर्शन के सारे यानी कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो तीनों ही सेट्स में थे वो एक जैसे ही थे, उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया। आई होप कि आज का डिस्कशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।